स्टार्ट। भाइयों और बहनों, लेकिन हिंदी सरकारी और एक अखिल भारतीय भाषा की तरह रखी गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करने में विचार यह है कि अंग्रेजी की जगह कोई भारतीय भाषा उन सब कामों के लिए ले ले जिनके लिए यह वर्षों से उपयोग होती रही है। इसका कारण बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। इस काम के लिए हिंदी ही चुनी जा सकती है, लेकिन इसका और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तेलुगु और उत्तर भारत की किसी भी भाषा से जरा सा भी संघर्ष होने का कोई मतलब नहीं। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी भाषाएं बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही हैं और होनी भी चाहिए। ये भिन्न भिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम बनती जा रही हैं और बननी भी चाहिए। यह सब अच्छी चीज़ है। हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच किसी तरह के टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं। सरकारी या अखिल भारतीय भाषा का क्या तात्पर्य है? अभी तक कमोवेश अंग्रेजी हमारी सरकारी भाषा रही है। स्पष्ट है कि हम अंग्रेजी भाषा को जारी नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान रखिए, मेरा कहने का यह आशय नहीं कि अंग्रेजी सीखना छोड़ देना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखना जारी रखें और इसे एक विदेशी भाषा की तरह बहुत अच्छी तरह से सीखें। मैं तो यह भी चाहूँगा कि आप अन्य प्रमुख विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी और स्पेनिश भी सीखें। एक महान स्वतंत्र राष्ट्र के नाते भारत को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, आर्थिक मामलों, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य बहुत सारे मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। इस काम के लिए हम में से बहुत से लोगों को ये विदेशी भाषाएं सीखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अभी तक अधिकांश अंग्रेजी से ही परिचित हैं। इसलिए इस भाषा के ज्ञान का लाभ ना उठाना या आगे ना सीखना बड़ी मूर्खता होगी। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इसे बड़ी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ इसके अधकचरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अंग्रेजी का जरा भी विरोध नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आज अंग्रेजी महान भाषाओं में है और शायद विश्व की अन्य किसी भी भाषा से ज़्यादा बोली और उपयोग की जाती है। मेरे
विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना गलत होगा। माननीय बंधुओं, किसी भी देश के नागरिकों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे विश्व की ओर अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें। लोगों के दृष्टिकोण का निर्धारण उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास द्वारा होता है। जैसा कि आपने कहा है, नेपाल और भारत विश्व के एक ही अंचल के देश हैं और उनकी अनेक समान परंपराएं रही हैं। जब हमारे देश अंधकार और राजनीतिक अस्थिरता के लंबे युग से उभरे तथा उन्होंने राष्ट्रों के कुल में अपना समुचित स्थान ग्रहण किया, तो उक्त ऐतिहासिक अनुभवों के कारण उन्होंने साथ साथ सभी देशों के प्रति मित्रता की समान नीति अपनाई तथा शक्ति गुटों और सैनिक गठबंधनों से अलग रहने का निश्चय किया। इन समान नीतियों को अपनाने के कारण भारत और नेपाल एक दूसरे के ओर भी अधिक निकट आए हैं। आपने भारत और नेपाल को एक सूत्र में बांधने वाली समान परंपराओं तथा अन्य संबंध सूत्रों का उल्लेख किया है। ऐसा ही उल्लेख अन्य मंचों से भी होता रहा है, लेकिन केवल ऐसे संबंध सूत्र ही मित्रता का आधार नहीं बन सकते। इसके लिए हमें वर्तमान हितों और भविष्य के स्वरूप की ओर देखना होगा। जैसा कि मैंने कल अपने एक भाषण में कहा था, मित्रता एक प्रकार से तो बहुत सीधी सादी चीज़ होती है, लेकिन वह बहुत जटिल भी होती है और अन्य बातों की तरह उसको तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब उसे संभव बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास किया गया हो। इसलिए बदलती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मैं उसे लगातार नया रूप देते रहना होता है। यही कारण है कि नेताओं को मिलते रहना होता है और अन्य स्तरों पर भी विचारों का आदान प्रदान करते रहना होता है, जिससे हम मित्रता को नया रूप देते रहें तथा ऐसा करते हुए अपने देश में और बाहर घटित परिवर्तनों को ध्यान में रखें। भारतीय दर्शन की सदा ही एक विश्व पर आस्था रही है। स्वाधीनता के बाद से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सभी संभव प्रयास करते रहे हैं। हमें मालूम है कि विश्व कई प्रकार से निकटता की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा। लेकिन एक विश्व से हमारा तात्पर्य वास्तव में यह है कि राष्ट्र एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना महसूस करे। माननीय बंधुओं, आज मानव जाति के पास जो क्षमता और ज्ञान है
और जिसका दुर्भाग्य से अब भी प्राह विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि हम राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थापित करें। स्टॉप।